तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको किस्सा सुनाएंगे जो एक क्राइम रिपोर्टर की ज़िंदगी में बहुत कम आता है, जब आपको बड़े पुलिस अधिकारियों से टक्कर लेनी पड़ती है, एक स्टैंड लेना पड़ता है और रिस्क भी लेना पड़ता है। और ऐसा ही सबक एक सीनियर आईपीएस अधिकारी को कैसे सिखाया गया, वो किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। हुआ कुछ ऐसे कि दो शख्स थे जो एक ज़माने में करीम लाला के साथ काम करते थे। उसका कोई जुए का अड्डा चलाता था एक आदमी, दूसरा शायद कोई दारू का काम करता था। लेकिन जैसे जैसे करीम लाला गैंग कमज़ोर होता गया और दाऊद इब्राहिम के साथ समझौता हो गया, आपस की लड़ाई ख़त्म हो गई, तो बहुत सारे लोग करीम लाला को छोड़ के अपने अपने काम धंधे करने लगे थे। और बहुत से लोगों को करीम लाला ने अपने पुराने धंधे संभाल दिए थे। क्या मेरा संन्यास आप संभालो, आप जानो, मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, ना मेरा नाम कहीं इस्तेमाल करना। पुलिस वालों को भी एक मैसेज दे दिया कि अब मैं किसी भी धंधे में नहीं हूँ, आप जिससे भी डील करना है अपने लेवल पे कीजिए। उनमें से जो सट्टा वगैरह जुए का जो धंधा करता था, भरत भाई उसका नाम था, पूरा नाम नहीं बताऊंगा आज, उसके तो बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, शायद ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो गए होंगे। भरत भाई भी उसका पूरा नाम नहीं है। इसी तरह एक मलबारी था, रहमान उसका नाम, आप गिन लेते हैं, समझ लेते हैं। वो करीम लाला के साथ काम छोड़ के अपना कोई रेस्टोरेंट, बियर बार और परमिट रूम वगैरह चलाने लग गया था। मतलब एक तरीके से ये दोनों लोग अंडरवर्ल्ड के पुराने किस्से धंधे छोड़ गए थे और कहीं मुंबई के बाहर जाके थोड़ा दूर सबर्ब में इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी का और कुछ धंधा शुरू किया। शायद एक आदमी सट्टे का धंधा भी करता रहा, जुए का जो क्लब चलता था वो छोड़ के, खैर उनका काम। लेकिन एक ऑफिसर था, आईपीएस ऑफिसर, राहुल राय सुर, SUR, पंजाबी था। उसका फादर ला भी शायद एक सीनियर IAS ऑफिसर था मध्य प्रदेश में। तो अच्छे खासे घर का था, अच्छा पढ़ा लिखा, बिहेवियर भी बहुत अच्छा था। लेकिन ही वॉज वेरी रैश, बहुत धक्के से काम करता था। कुछ ऐसा उसको लगता था कि मुझे वर्दी मिल गई है तो मैं दुनिया का बादशाह हो गया। पुलिस हेडक्वार्टर क्राफोर्ड मार्केट के ग्राउंड फ्लोर पे DCP हेडक्वार्टर के साथ वाले कमरे में बैठा करता था। नारकोटिक्स सेल का इंचार्ज था, ANC का, एंटी नारकोटिक सेल का। कहते हैं उसको कुछ सालों के बाद उसके बारे में मशहूर हुआ कि हिंदुस्तान का सबसे अमीर IPS ऑफिसर उसको कहा जाता था। अब हुआ ऐसे कि उस साल 15 अगस्त के दिन हम सब लोग एक किसी फंक्शन पे इकट्ठे थे, जहाँ भरत भाई भी था और रहमान भाई था, दूसरे लोग, रहमान मलबारी की बात कर रहा हूँ, और कुछ काफ़ी सारी फैमिली फंक्शन था कुछ। उसके दूसरे दिन 16 अगस्त को इन दोनों को उठा लिया जाता है और उनकी अरेस्ट पाई जाती है 15 अगस्त 11:30 बजे सुबह की। और 16 तारीख को पकड़ के इनके ऊपर कहा जाता है कि ये ड्रग लेके कहीं जा रहे थे। इनको हमने चर्चगेट एरिया में एम्बेसडर होटल के साथ एक कैमलिंग चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, उसके बाहर से पकड़ा। अब मुझे ये याद नहीं कि किसी को ड्रग देने जा रहे थे या किसी से लेने जा रहे थे, ये पुलिस ने केस बनाया। हालांकि 15 अगस्त को हम लोग साथ में थे, दोपहर का खाना खाया था, 3:30-4 बजे हम अलग हुए थे। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि जो आदमी 15 अगस्त के दिन सुबह से दोपहर तक हमारे साथ थे दोनों, उनको पुलिस ने 15 अगस्त को कैसे पकड़ा। 16 तारीख को पकड़ के 15 की रस्त खाई। और उनको घाटकोपर में एक ANC वालों का एक सीक्रेट ऑफिस हुआ करता था, सरकारी
मकान था जिसके एक रूम, एक कमरा इन्होंने किराए पे लिया था, फ्लैट, एक 1-2 रूम किचन था शायद। तो उस सरकारी मकान में एक इनका अपना सीक्रेट अड्डा बनाया था जहाँ पे लोगों को इलीगली डिटेन करते थे। कई बार करना भी पड़ता है, जब आपको बड़ा केस कोई सॉल्व करना है तो किसी गुप्त जगह पे आपको रखा जाता है और वहीं से पूरा ऑपरेशन चलाया जाता है, आपके साथियों को पकड़ा जाता है और जो जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन चलती। तो इनके घर वालों ने मुझे अप्रोच किया कि इनको एंटी नारकोटिक सेल के ऑफिसर उठा के ले गए घर से और उनको कहा गया कि वो कोई ड्रग का धंधा करते हैं, हमारे साथ चलिए, आपसे कोई इंक्वायरी करनी और शाम तक छोड़ देंगे। तो 2-3 दिन निकल गए, इनका कहीं पता नहीं चलता था। 2 दिन के बाद हमने एक वकील को बोल के ड्यूटी मजिस्ट्रेट एस्प्लेनेड कोर्ट में एक जज साहब को रिक्वेस्ट करके वकील खड़ा करके उनका कोर्ट का एक नुमाइंदा लिया और घाटकोपर में उस सरकारी मकान पे रेड की आधी रात को। लेकिन पुलिस वालों को खबर लग गई थी कि इन्होंने कोई लीगल एक्शन लिया है। कोर्ट में से किसी इनका जो कोर्ट कारकुन होते हैं जो पुलिस के, उसने कहीं नारकोटिक सेल को खबर दे दी कि आपके जगह पे छापा पड़ सकता है, कोर्ट ने परमिशन दे दी। खैर हम लोग रात को गए, वहाँ कोई नहीं मिला, दरवाज़ा बंद था, ताला लगा हुआ था बाहर से। उसके बाद 2 दिन और निकल गए, इनको ढूंढते रहे, कहीं पता नहीं। ये नारकोटिक सेल वाले बोलते रहे कि हमने तो किसी को पकड़ा नहीं है। तो मैंने कहा अभी बहुत हो गया, तब तक 5-6 दिन निकल गए थे शायद। तो मैं राहुल रायपुर को मिलने के लिए उसका जो ऑफिस था पुलिस हेडक्वार्टर में, जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे ये बैठता था, फर्स्ट फ्लोर पे कंट्रोल रूम था और उसके साथ पुलिस कमिश्नर का ऑफिस, मिस्टर बहावे शायद पुलिस कमिश्नर थे। तो मैं राहुल रायपुर को मिलने गया, उसने मुझे अंदर बुला लिया और बातचीत शुरू हुई। मैंने कहा कब इनको आपने पकड़ा? तो उसने ऐसा से मैंने नोटिस किया, अपना राइट साइड का ड्रॉ टेबल का खोला और उसमें कुछ छेड़छाड़ किया और बड़े तरीके से एक कागज़ और पेंसिल निकाल के टेबल पे रख ली। लेकिन मुझे लगा कि कुछ मामला और है, मेरे दिमाग में नहीं आया तभी कि ये किया क्या है इसने। बड़े ध्यान से कुछ किया था। खैर हमारी बातचीत शुरू होती है। मुझे राहुल ने कहा कि जो दोनों लोग हमने 15 अगस्त को 11:30 पे पकड़े कैमलिंग से, ड्रग लेने जा रहे थे या देने जा रहे थे। अब उनको हम कहीं, हमारी टीम बाहर गई हुई है उन लोगों को पकड़ने जहाँ से ये ड्रग आई थी, सोर्स था वो शायद मध्य प्रदेश था जो कहाँ था, हम उनको वहाँ लेके गए। मैंने कहा मिस्टर सोर, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 15 तारीख को दोपहर के बाद 3:30 के करीब तक हम लोग साथ में थे। मैं इनके साथ था, इनकी परिवार था, फैमिली थी, हमने खाना साथ में खाया। आप कहते हो 15 तारीख क्यों पकड़ा? वो तो थे ही नहीं चर्च गेट पे 15 तारीख को। 15 अगस्त को आप भी पुलिस हेडक्वार्टर में झंडा लहरा रहे होंगे। ये बात बनती नहीं, आपको छिपा रहे हो। तो खैर हमारी आधा घंटा तक तकरीबन इस किस्म की बात चली। आधे घंटे के बाद राहुल सुर ने एक कमेंट बोला कि मिस्टर परमार, ऑफ द रिकॉर्ड यू आर राइट बट ऑन रिकॉर्ड आई एम राइट। जैसे ही उसने जो डायलॉग बोला मुझे टिक की आवाज़ आई। फिर मेरा दिमाग काम किया कि ये पूरी की पूरी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर रहा था। इसके टेबल के उस ड्रॉ में एक टेप रिकॉर्डर होगा जिसको उसने तभी ऑन किया था पेंसिल निकालने का बहाना लगा के। और अभी वो 30 मिनट की एक साइड की वो कैसेट होगी, तब 2-3 किस्म की कैसेट आती थी, एक 60 मिनट्स की, एक 90 मिनट्स की। तो एक साइड में या तो 30 मिनट रिकॉर्ड होता था, दूसरी में 45 मिनट रिकॉर्ड होता था। फिर आपको साइड चेंज करनी पड़ती थी उसकी। तो मैंने उसको इस बात का
इजहार नहीं होने दिया कि मुझे तुम्हारी ये टेप रिकॉर्डर बंद होने की आवाज़ सुनाई दे गई। मैं बड़े तरीके से खड़ा हुआ, उससे हाथ मिलाया और उसको बोला, देखो अगर इन लोगों की कुछ मदद हो सके, मुझे लगता है आपने कोई गलती तो कर ली है, लेकिन अभी उसको आगे बढ़ाना ठीक नहीं होगा। ये लोगों को आपने गलत पकड़ा। ये बात कह के वो मुस्कुराने लगा। बड़ा एरोगेंट किस्म का आदमी था। तो कुछ बातें हमारी पंजाबी में भी हुई, क्योंकि वो पंजाबी ऑफिसर था। उसके बाद मैं सीधा बाहर निकल के सीढ़ियाँ चढ़ के सीधा पुलिस कमिश्नर के पास गया, उनको पूरा किस्सा सुनाया और उनको कहा कि इसका सबूत भी मेरे पास है। तो पुलिस कमिश्नर हैरान हुए, बोले, बलजीत क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैंने कहा, सर आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सबूत दिलवा देता हूँ। तो कहने लगे, मुझे बताओ तो सही है क्या? मैंने उनको बताया कि ऐसे उसने पूरी कन्वर्सेशन टेप रिकॉर्ड करके रखी है और वो टेप उसके टेबल के ड्रॉ में है। उसमें आखिरी सेंटेंस ये है, मिस्टर परमार, ऑफ द रिकॉर्ड यू आर राइट, बट ऑन रिकॉर्ड आई एम राइट। तो पुलिस कमिश्नर साहब थोड़ा गुस्से में आए। उन्होंने अपना जो उनका रीडर था उसको बुलाया कि एक अपना और ऑफिसर था वहाँ वेट कर रहा था उनको मिलने के लिए, उसको साथ में भेजा कि आप जाइए और राहुल सुर के ड्रॉ में से, ये मेरा हुक्म है, उसको कहना वो टेप रिकॉर्डर लेके आओ और उसको साथ में लाओ। तो 5-7 मिनट में वो राहुल सुर वो टेप रिकॉर्डर हाथ में पकड़ के आ रहा है और उसके चेहरे का रंग मैं देख रहा था, बहुत घबराया हुआ था। काफ़ी हैंडसम शख्स था, यंग था उस समय, लेकिन उसका रंग उड़ा हुआ था चेहरे का कि ये क्या हो गया। तो वो टेप रिकॉर्डर कमिश्नर साहब को दिया गया। उन्होंने अपने ऑफिसर को बोल के पूरी कैसेट तो नहीं इतनी, लेकिन एंड का पोर्शन सुना तो वही सेंटेंस आ गया जो मैंने उनको बोला था। बहुत गुस्से में आए, मिस्टर सर, दिस इज नॉट डन, यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, you have arrested the wrong people, this is now how an responsible IPS officer behaves or is supposed to behave। काफ़ी गर्म हुए उसको। और ये 2 लोग जो पकड़े हैं, मिस्टर परमार हैज टोल्ड मी एवरीथिंग, इनको जितनी जल्दी हो सकता है इनको छोड़ो। You have already made a blunder, I don't want any bad name to come to Mumbai, please। और दोस्तों उसको जाने के बाद वो कैसेट रख लिया उन्होंने, टेप रिकॉर्डर उसको वापस दे दिया और मुझे बोलने लगे, मिस्टर परमार, डू यू वांट टू टेक दिस केस फर्दर और लेट अस स्टॉप इट हियर। मैंने कहा, सर आई फुल फेथ इन यू, आदमी बेकसूर हैं, छूट जाते हैं, तो मैंने इसके ऊपर अगली कार्रवाई करके क्या लेना है। बट अगेन ही आस्क्ड मी, इफ यू वांट टू फाइल अ रिटन कंप्लेंट, फाइल इट, आई विल कीप दिस कैसेट एज एन पीस ऑफ एविडेंस, और इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा, नहीं सर, दैट्स नॉट माई एम। इसकी बदनामी तो होगी, लेकिन पूरी पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी भी होगी, बहुत सारे केस खुल जाएंगे, इस किस्म की हरकतें और भी की होंगी। उससे बेहतर ये है कि आप एक इंटरनल इंक्वायरी बैठाइए, एक सीनियर ऑफिसर, जॉइंट सीपी, तभी एडिशनल कमिश्नर हुआ करते थे, जॉइंट कमिश्नर नहीं थे। मैंने कहा, आप एक एडिशनल कमिश्नर की ड्यूटी लगा दीजिए जो इसकी पूरी इंक्वायरी करे, इसके स्टाफ के सीनियर लोगों को बुला के पूछे कि इस किस्म के कितने बेगुनाह लोग और इन्होंने इसी तरह फंसाए, उनसे पैसा कमाने के लिए, पैसा ऐंठने के लिए। बहुत बड़ा पैसा होता है दोस्तों NDPS के केसेस में। तो उन्होंने मेरा थैंक्स किया कि मिस्टर परमार, थैंक यू वेरी मच, यू आर अ फ्रेंड ऑफ द पुलिस, आई रिस्पेक्ट योर सेंटिमेंट एंड आई अश्योर यू कि हम इसकी पूरी इंक्वायरी करेंगे। और दोस्तों वही हुआ। 15-20 दिन लगे उन लोगों को छोड़ने में, क्योंकि NDPS का केस था। मुझे पता नहीं कैसे मैनेज किया कि जो सैंपल इनसे मिला था वो कुछ और धातु निकला, कोई पाउडर निकला, ड्रग नहीं थी, नकली केस था सब।
तो लेकिन वो लैब की रिपोर्ट आने करते तो उनको शायद 3 हफ्ते के बाद उन दोनों को जमानत पे छोड़ा गया। केस तो 1 साल तक चला, जब तक वो FIR जो थी वो क्वैश नहीं हुई, ख़त्म नहीं हुई। लेकिन उन लोगों की जान बच गई, उनको तंग नहीं किया गया। उनको उसी घर में, जो घाटकोपर का घर था, वहीं पे उनको रहने को दिया जब तक उनकी बेल नहीं हुई। किसी ने मारा नहीं, पीटा नहीं, कोई तंग नहीं किया। और जब इंटरनल इंक्वायरी हुई तो ऐसे बहुत सारे किस्से सामने आए और राहुल राजपुर को बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। सिक्किमी बहुत था, उसने उसके दोनों बच्चे जो थे तभी छोटे छोटे थे, उन दोनों का जन्म अमेरिका में हुआ था। उसकी वाइफ अमेरिका चली जाती थी, वहाँ बच्चे को जन्म दे के फिर कुछ महीनों के बाद आ जाती थी, फिर दूसरे बच्चे का बर्थ भी वहाँ हुआ। तो इस तरीके से उसको भी अमेरिकन सिटीजनशिप बच्चों के साथ मिल गई। उसके बेस पे बिना किसी को बताए राहुल रायसुर ने भी अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली, शायद जब वर्क परमिट ले लिया, जो क्या होता है वो ग्रीन कार्ड वगैरह। कुछ समय के बाद जब उसको लगा कि यहाँ पे अब मेरी बदनामी होगी, डिपार्टमेंट इलेक्शन हो सकता है, वो एक लॉन्ग लीव पे चला गया, लंबी छुट्टी ले ली और अमेरिका में जाके UNO के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करना शुरू कर दिया। UNO जो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, पहले से पूरी प्लानिंग करके रखी हुई। तो बहुत साल वो वापस नहीं आया। उसके बाद काफ़ी उसको लिखा गया कि वापस आइए, आपकी छुट्टी खत्म हो गई है, लेकिन वो आया नहीं। अब मुझे पता नहीं, आज अभी तो रिटायर भी हो गया होगा अगर, लेकिन जब तक मुझे याद है वो वापस हिंदुस्तान नहीं आया था। तो दोस्तों, इस किस्म के केसेस आजकल भी बहुत हो रहे हैं। NDPS का जितना दुरुपयोग हो रहा है उसका कारण, उसका रिजल्ट ये है कि ड्रग का धंधा खत्म नहीं हो रहा। पंजाब में हमने देखा, हर तीसरे दिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पुलिस को फटकार लगाता है कि आप या तो केस गलत बनाते हो, अगर बनाते हो तो उनकी पैरवाई ठीक नहीं करते। जो आपके पुलिस के ऑफिसर होते हैं वो गवाही पे जाते नहीं, विटनेस देते नहीं, और अल्टीमेटली उन लोगों को हमें जमानत पे छोड़ना पड़ता है। 3-4 बड़े केसेस में तो ऐसा हुआ कि इंक्वायरी ऑफिसर IO वो आदमी बना जो कॉम्पिटेंट ही नहीं है। इसमें एक सीनियर ऑफिसर जो होता है वो IO होना चाहिए। पंजाब में एक हवलदार जो था वो, उसने बड़े बड़े सीजर किए और खुद ही IO बन जाता था, जो NDPS एक्ट के नीचे मंजूर नहीं है। अब जब कोर्ट में केस चला तो ड्रग स्मगलरों ने कहा कि ये तो IO जिसने ये हमारी इंक्वायरी कर रहा है ये तो कॉम्पिटेंट नहीं है, ये तो हवलदार है, ये IO कैसे हो सकता है। तो बहुत सारे केसेस में आरोपियों को या तो केस खत्म करने पड़े या उनको जमानत पे छोड़ा गया। और इसके उसके साथ जो जुड़े हुए ऑफिसर थे उनमें से एक AIG लेवल का ऑफिसर, वो आज तक फरार है, पकड़ा नहीं गया। कहते हैं कि वो देश छोड़ के चला गया, जैसे राहुल रायपुर चला गया था। उसी तरह राजजीत सिंह का ये कहना सोचा जाता है। सुप्रीम कोर्ट तक उसकी बेल नहीं हुई और उसको सरकार ने डिसमिस भी कर दिया नौकरी से, लेकिन पकड़ा आज तक नहीं गया। तो दोस्तों, ये कुछ किस्से ऐसे होते हैं जहाँ बड़े ऑफिसर अपनी पावर का, ताकत का मिस यूज करके, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करके या तो अपने मेडल लेते हैं, वाहवाह कमाते हैं, या पैसा कमाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सच्चाई सामने आ ही जाती है और उनको ये भुगतना पड़ता है। जैसे राजजीत सिंह ने पंजाब में भुगता और राहुल रायपुर ने मुंबई में भुगता। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। आने वाले दिनों में जो एज ए जर्नलिस्ट मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुए, तजर्बे हुए, जो मुझे याद हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। अब देखिए, अगर ये 2 लोग अगर नहीं छोड़े जाते, उनके ऊपर वो केस बना दिया जाता,
बहुत साल उनकी ज़मानत नहीं होनी थी, परिवार का सत्यानाश हो जाता। हो सकता है वो वाकई में ही अपने खर्च पूरा करने के लिए ड्रग के धंधे में लग जाते, जो वो नहीं थे। और दूसरा, जब किसी के पास कोई सच्चाई होती है, उसको सच्चाई के साथ खड़ना चाहिए। भले उसमें कई बार नुकसान भी हो जाता है, रिश्ते खराब होते हैं, लेकिन आखिर जीत सच्चाई की होती। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होगी। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।